गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 65 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चैप्टर 7 अर्थात निर्देशांक ज्योमेट्री का लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 31वां प्रश्न। किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 हैं, तो तीसरा शीर्ष है। इनमें से हमें किसी एक उत्तर का आंसर ढूंढना है। तो चलें, इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 बिंदु लेकर एक त्रिभुज बनाते हैं। सपोज दैट ये ए बिंदु और ये दूसरा बी बिंदु और ये तीसरा हमारा जो हो जाएगा, ये तीसरा बिंदु है और ये एक त्रिभुज बन चुका है। ये बिंदु ए, इस बिंदु का नाम बी देंगे और इसका सी। अब ए का नियामक हमें प्रश्न से नहीं मालूम है, तो हम इसे एक्स और वाई मान लेते हैं, जबकि बी का नियामक 2,3 प्रश्न से दिया हुआ है। उसके दो शीर्ष में से एक शीर्ष बी और सी ही होंगे, यानी 2,3। सी का नियामक यहाँ 1,-4 भी हमें प्रश्न से मालूम है। अब इसका केंद्रक, सपोज दैट हमारा ये केंद्रक है जिसे हम ओ नाम देते हैं, इसका नियामक भी प्रश्न से दिया हुआ है 3,0। अब ये केंद्रक है, यानी ओ ए बराबर ओ बी और बराबर ओ सी। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है, तभी यह केंद्रक है। अब हम इसी आधार पर इसे भाषा का रूप दे सकते हैं, यानी मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक O है और शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः ए नियामक हमने यहाँ x, y माना है। बी नियामक 2,3, सी नियामक 1,-4 और जो केंद्रक हम ओ माने हैं उसका भी नियामक हम यहाँ 3,0 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ से हम x1 = x2 = x3 = लिख सकते हैं क्रमशः x2 और 1। उसी प्रकार y1 = y2 = और y3 = भी हम यहाँ क्रमशः लिख सकते हैं y3 और -4। अब हम त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र जानते हैं। त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3। उसी प्रकार y1 + y2 + y3/3। ये हमारे पास त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र है। तो अब हम त्रिभुज का केंद्रक हमने इसका नियामक 3,0 लिखा और यहाँ से हम x1 + x2 + x3 यहाँ से लेते हैं, तो x + 2 + 1
और बाई 3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 हम यहाँ से लेते हैं मान, तो ये हो जाएंगे y प्लस 3 प्लस -4 और बटे 3। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे और शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी 3, 0 = यहाँ हम जोड़ देंगे तो x प्लस 3 और बटे 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ हम y प्लस 3 में -4 को घटाते हैं तो +1 बच जाएंगे, -1 बच जाएंगे, यानी y -1/3। अब हम यहाँ से संगत मान की तुलना करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा इस प्रकार होगा, यानी 3 = x प्लस 3/3। जबकि राइट हैंड साइड वाले संख्या की तुलना करते हैं 0 = y -1/3। अब हम दोनों संख्या का बीजीय व्यंजक का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करते हैं। यहाँ 1, यहाँ भी 1 समझने के लिए दे सकते हैं। 1 में x प्लस 3 का गुना करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, यानी x प्लस 3। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, इसलिए यहाँ से फाइनली हम x = 9 - 3 करते हैं तो 6। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड वाले व्यंजक का हल करते हैं। 1 से वहाँ y -1 में हम गुना करेंगे तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं, यानी y -1 ही रह जाएंगे। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, इसलिए यहाँ से हम y = +1 लिख सकते हैं। अब हमने बिंदु A का नियामक मान लिया था x, y, जो कि हमारे पास आ चुका है। x का मान 6 और y का मान 1, और 6, 1 जो हुआ इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ, जो कि हमारे ऑप्शन ए में इसका आंसर उपलब्ध है। हम ए में सही का निशान लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरेंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार हम प्रश्न 31 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 32वां प्रश्न। बिंदुएं 0,0 P, 0 एवं अल्फा, बीटा संरेख होंगे यदि यहाँ ऑप्शन में A, B, C और D में से किसी एक का चुनाव हमें करना है। तो चलें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि बिंदु A का नियामक 0,0, उसी तरह B का नियामक P, 0 और C का नियामक यहाँ अल्फा, बीटा के रूप में दिया हुआ प्रश्न में, यहाँ हम इसे मान लेते हैं। और अगले स्टेप में उसी प्रकार यहाँ x1 = x2 = x3 = क्रमशः हम लिख सकते हैं 0, P और अल्फा। इसी प्रकार y1 = y2 = y3 = भी क्रमशः हम लिख सकते हैं 0, 0 और बीटा, 0, 0 और ये हो गया बीटा। अब हम यहाँ से प्रश्न से लिख सकते हैं, चूंकि बिंदुएं A, B और C संरेख हैं, ऐसे स्थिति में हमारे लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 0 होता है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, यानी 1/2 निरपेक्षमान x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 और इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ 0 लिखे। इस तरह प्रश्न के आधार पर अब हम अगले स्टेप में 1/2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 0 गुने 2/1 हो जाएंगे, जो कि 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो व्यंजक बचेगा ये निरपेक्ष मान के अंदर वाला, यानी हम यहाँ पुनः इसी तरह x1 0, y2 माइनस y3, y2 का मान 0 और y3 का मान बीटा है, तो 0 माइनस बीटा करेंगे। उसी प्रकार x2 का मान यहाँ p और y3 माइनस y1, y3 का मान बीटा और y1 का मान 0, तो माइनस 0। इसी प्रकार x3 यहाँ हमारे लिए अल्फा दिया हुआ है और y1 माइनस y2, y1 का मान 0 और y2 का मान भी 0 और इक्वल टू 0। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं, यानी ये 0 में गुना होगा तो 0, ये प्लस p और b में गुना करेंगे तो pb नहीं p बीटा। अब यहाँ माइनस 0 है, p में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ अल्फा में 0 माइनस 0 यानी 0 से गुना करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम निरपेक्ष मान सिर्फ p बीटा भी लिख सकते हैं, p बीटा इक्वल टू 0, या फिर हम इसे निरपेक्ष मान से बाहर लाते हैं यानी पॉजिटिव बनाते हुए, तो p बीटा इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ से अब हम बीटा का मान निकाल सकते हैं 0/p, जो कि 0 हो जाएंगे, यानी बीटा का मान हम यहाँ 0 ला चुके हैं और यह हमारे ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी में सही का निशान लगाते हुए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन लिखते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 33वां प्रश्न। यदि a जिसका नियामक 0,0, b का नियामक -4,0, c का नियामक 0,6 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई होगा। यहाँ हमने ABC लेकर एक त्रिभुज बनाया जिसका नियामक उसी तरह लिख चुके हैं 0,0, b का नियामक -4,0 और c का नियामक 0,6। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, यानी दिया है प्रश्न से a नियामक 0,0, b नियामक -4,0 और बिंदु C का नियामक 0,6। यहां से हम उसी प्रकार x1 इक्वल टू, x2 इक्वल टू, x3 इक्वल टू क्रमशः लिख सकते हैं 0, -4 और 0, और उसी तरह y1 इक्वल टू, y2 इक्वल टू, y3 इक्वल टू भी लिख सकते हैं 0, 0 और 6। यहां से अब हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के सूत्र से यहाँ से अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे, यानी 1/2 mod ऑफ x1 का मान यहाँ 0, जबकि y2 माइनस y3, y2 का मान 0, y3 का मान 6 यानी 0 माइनस 6 प्लस x2 का मान -4, उसी प्रकार y3 का मान 6 और माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 यानी 0, y1 यहाँ 0 है और माइनस y2 भी 0 है।
अब हम अगले स्टेप में इसे और हल करते हैं, यानी 1/2 मोड ऑफ, यहाँ 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस -4 और 6 में हम गुणा करेंगे तो -24। उसी प्रकार यहाँ 0 गुणनफल में है तो यह भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 कर देते हैं समझने के लिए। यानी अगले स्टेप में हम इसे -24 सिर्फ लिख सकते हैं, जिसे हम आगे हल करते हैं, यानी निरपेक्ष मान लाते हैं धनात्मक बनाते हुए, तो 24/2 और इसे काटते हैं तो 12, यानी 12 वर्ग इकाई जो आया हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, अर्थात ऑप्शन सी में हमारा आंसर उपलब्ध है, जिसे हम सही का निशान लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न 33 का सोल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 34वां प्रश्न। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक 2,3 है तो इसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक होंगे। यहाँ अंतः केंद्र अर्थात केंद्रक, जिसे गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, यानी बहुत से उपनाम से हम केंद्रक का नाम जानते हैं। इस तरह हमारा अंतः केंद्र हमारे गुरुत्व केंद्र या केंद्रक का निकनेम है। तो हम यहाँ त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसके तीनों भुजा बराबर, और इसका केंद्रक जो है वह 0 यानी O है, जिसका नियामक 2,3 प्रश्न से हमें मालूम है, जिसे अंतः केंद्र के नाम से यहाँ दिखाया गया है। तो हम यहाँ अपने ऑप्शन O का निर्देशांक 2,3 ही होगा, यानी B पर निशान लगाते हैं और ये हमारे प्रश्न सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 34 का सोल्यूशन सीधे लिखते हैं। अब हम अगले स्टेप में लेते हैं अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 3 बिंदुएं संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसा कि अभी तक हम लोग इस तरह के प्रश्नों को बनाते आ रहे हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बिंदु अगर संरेख होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, तो हम A में सीधे निशान लगाते हैं और अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम 35 का सोल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा अगला प्रश्न 36वां प्रश्न। बिंदुओं P जिसका नियामक 0,0 और Q जिसका नियामक 0,2 को मिलाने वाली रेखा पर R जिसका नियामक A,B है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यहाँ भी हमें ऑप्शन में A, B, C और D में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। यह हमारे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न भी है। तो चलें, सबसे पहले हम P और Q बिंदु लेकर एक रेखाखंड खींचा। यह हमारा P हो गया और यह हमारा Q हो गया। P का नियामक प्रश्न से हमें मालूम है, जो कि है 0,0। Q का भी नियामक दिया हुआ है 0 और 2, और इस पर कोई मध्य बिंदु है। सपोज दैट यहाँ मध्य बिंदु R है, जिसका नियामक हम यहाँ A,B लिखेंगे प्रश्न के आधार पर। तो हमें इसमें से हमें R का निर्देशांक निकालना है। तो चलें, हम इसे भी लैंग्वेज का रूप देते हुए लिख सकते हैं। मान लिया कि PQ एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु R है, जहां P नियामक प्रश्न से मालूम है 0,0, Q नियामक 0,2 और मध्य बिंदु R नियामक हमने A,B यहां से लिखा। अब यहां से हम उसी प्रकार x1 =
x2 इक्वल टू यहाँ से 0 और 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू भी लिख सकते हैं 0 और 2, 0 और 2। अब हम यहाँ से क्योंकि मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ r का नियामक निकालने के लिए। तो अंत विभाजन सूत्र से हम r का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसलिए r का निर्देशांक इक्वल टू हमारे पास सूत्र है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इसे मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं। ये अंत विभाजन नहीं, यहाँ मध्य बिंदु सूत्र हम लगाएंगे। चलिए r का निर्देशांक हम यहाँ उसी तरह लिखते हैं, यानी a कॉमा b, यहाँ x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0 बाई 2, y1 प्लस बाई 2 यानी यहाँ हो जाएंगे 0 प्लस 2 और बाई 2। अब हम अगले स्टेप में संगत मान का एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो a बराबर 0/2 या इसे हम एक स्टेप और हल करते हैं। a कॉमा b इक्वल टू यहाँ 0/2 हो जाएंगे और यहाँ 2/2 हो जाएंगे, यानी ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। इस तरह हम यहाँ से a इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन a बराबर 0 प्रश्न में a दिया हुआ है। तो a में हम सही का निशान लगाते हुए हम अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 36 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये 32 प्रश्न का सीरीज समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।